नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अभी अच्छे ही होंगे। ऐसे ही अपने दिनचर्या में खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनों के साथ रहिए। आज हम बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स इन रिस्पेक्ट ऑफ डिजीज कस्टमर ऑफ बैंक्स डायरेक्शन 2025। जो भी कस्टमर्स बैंक्स का अकाउंट होल्डर है और उनकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो उनको वारिस को या उनके नॉमिनी को क्लेम किस प्रकार मिलेगा, इसके बारे में आरबीआई ने एक डायरेक्शन 2025 जो लेटेस्ट डायरेक्शन है 26 सितंबर 2025 की है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी क्लेम के लिए हम नॉमिनी के एंगल से पहले देखते हैं। तो नॉमिनी जो अकाउंट में होता है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो सेक्शन 50 ZA से ZF के तहत प्रोवाइड करता है। इसके तहत 3 तरह के अकाउंट होते हैं: डिपॉजिट अकाउंट, सेफ डिपॉजिट लॉकर, आर्टिकल इन सेफ कस्टडी। ये तीनों में नॉमिनेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 45 ZA से लेके ZF तक कवर किया जाता है। इसको हम सेक्शन 56 के भी रीड कर सकते हैं। तो आइए हम कैसे इनको क्लेम देते हैं। जो भी खाते में नॉमिनी होता है, इसका बैंक्स का और आरबीआई का एक ही मकसद होता है कि उनको कम से कम हार्डशिप और जल्दी से जल्दी समय में उनको उनके मुख्य खाता धारक थे उनका जो अमाउंट बैंक्स में डिपॉजिट है या लॉकर्स है तो उनको समय से प्राप्त हो जाए, ताकि उनकी फैमिली मेम्बर किसी भी विषम परिस्थिति में वो कोई भी जो उनकी एक्टिविटीज़ है उन पे या उनकी जो दिनचर्या है, उनकी जो जीवन यापन पे असर नहीं पड़ना चाहिए। ये आरबीआई और बैंकों का मकसद होता है कि लो हार्डशिप्स और एक्सपेडिशियस प्रोसेस ऑफ सेटलमेंट ऑफ क्लेम इन सेविंग अकाउंट, सेफ डिपॉजिट लॉकर्स एंड सेफ कस्टडी को हमें देना होता है। जो सेक्शन 49 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो आरबीआई को एम्पावर्ड करता है टू डायरेक्ट द पब्लिक सेक्टर्स बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कि हाउ एक्सपेडिशियली कैसे वो अपने कम समय में और कम परेशानी में बैंक जो हितग्राही हैं, जो डिपॉजिट होल्डर है, उनके नॉमिनी या लीगल हेयर को उनकी जो बचे हुए पैसे का सेटलमेंट्स इफ़ेक्टिव तरीके से करें। जो लेटेस्ट गाइडलाइन है उनकी इम्प्लीमेंटेशन लास्ट डेट है 31 मार्च 2026। इसमें सारे बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अमल करना है। और हम ये देखते हैं कि ये जो एक्ट होता है, जो हम क्लेम्स के बारे में बात करते हो, कहाँ कहाँ अप्लीकेबल होती है डायरेक्शन की। जो भी सारे कॉमर्शियल बैंक्स है, कोऑपरेटिव बैंक्स है, जो भी आरबीआई के 73 रेगुलेटेड एंटिटीज़ है, वो सारे इसके डायरेक्शन के तहत कवर होता है। कुछ स्कीम है जिस पे ये नियम लागू नहीं होता है, जैसे स्पेशल सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, इसको पीपीएफ अकाउंट कहते हैं। इस पे जो सेटलमेंट का जो गाइडलाइंस है वो स्कीम में ही डिफाइन किया गया है। इस पे हमें जो सेटलमेंट स्कीम है डिजीज क्लेम्स का, इस पे लागू नहीं होता है। आगे बात हम करेंगे किस किस कैटेगरी का जो अकाउंट होता है जिसको हम क्लासीफाई करते हैं। अकाउंट कई टाइप्स के होते हैं। जैसे सबसे पहला होता है अकाउंट विथ सर्वाइवरशिप क्लॉज। यदि वो जॉइंट अकाउंट है तो उसमें कई तरह के मैंडेट दिया होता है कि आइदर और सर्वाइवर, मतलब 2 आदमी हैं तो जो भी दोनों में से जिंदा है वो अकाउंट को ऑपरेट करेगा। एनी वन या सर्वाइवर, मतलब दोनों में से कोई भी या जो जिंदा है वो ऑपरेट करेगा। फॉर्मर या सर्वाइवर, जो पहले है या जो बाद में है, दोनों में से जो ऑपरेट करेगा। लेटर और सर्वाइवर या एनी अदर क्लॉज, ये अलग अलग टाइप्स के अकाउंट खुले होते हैं, उनके हिसाब से सेटलमेंट होता है। दूसरी क्लॉज होती है एपोस्टिल, APOSTILLE, एपोस्टिल। इसके तहत जो भी
गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट होता है जिससे पब्लिक की ओरिजिन्स या उसके आइडेंटिटीज़ या उसके एस्टेब्लिशमेंट्स के बारे में डिक्लेयर करता है, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट या रजिस्ट्रार द्वारा इशू हुआ एफिडेविट्स। यदि वह फॉरेन ये ध्यान रखने योग्य बात है कि कंट्री में एक जगह ही इशू होता है और एक ही कंट्री में इशू होता है। यदि वह अदर कंट्री में इशू किया गया है तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं और इनको हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, जो हमारे जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, इसको सर्टिफाई और अटेस्ट करते हैं इस डॉक्यूमेंट्स को। ये एप्लीकेबल होता है जो कंट्री से आउटसाइड ओरिजिन्स है इनके लिए लागू होता है। दूसरा क्लॉज है बैंक रेट्स। बैंक रेट्स एक रेट्स होता है जो सेक्शन 49 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत जो स्टैंडर्ड रेट है जो पब्लिश किया जाता है, जिसको हम बैंक रेट्स कहते हैं। कस्टमर डिपॉजिटर्स जिनके खाते बैंक्स में होते हैं वो कस्टमर डिपॉजिट्स कहलाते हैं। ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स जो हम KYC के तहत जो डॉक्यूमेंट्स लेते हैं ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं। इक्विवेलेंट ई डॉक्यूमेंट, यदि डॉक्यूमेंट्स डिजिटल फॉर्म्स में भी अवेलेबल है तो हम उसको भी एक्सेप्ट करते हैं। थ्रेशोल्ड लिमिट्स बारे में क्या बात करी गई है। एक वो लिमिट है जो क्लेम के केस में हम डिसीजंस लेने के लिए बैंकों को बाध्य करता है। यदि वो कोऑपरेटिव बैंक है तो इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट्स 5 लाख है। यदि वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है तो उनकी थ्रेशोल्ड लिमिट 15 लाख है। ये लिमिट्स हाई भी हो सकती है, बैंक टू बैंक्स पे डिसाइड करता है। हम अब पहला बात करेंगे सेटलमेंट्स की तरफ चलते हैं। पहला कंडीशन है अकाउंट विथ नॉमिनी या सर्वाइवरशिप क्लॉज। यदि एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत अकाउंट्स में नॉमिनी किया गया है, यदि नहीं किया गया और अकाउंट और सर्वाइवरशिप क्लॉज में है, जैसे हमने अभी देखा था एनी वन ऑन सर्वाइवर, फॉर्मर सर्वाइवर, लाइक सो मेनी क्लॉज इज देयर, तो इसमें हम कुछ रूल्स है सेटलमेंट के जिसे हमें फॉलो करना होगा। सबसे पहले हम इसमें KYC को ऑप्ट करेंगे। जो भी नॉमिनी है या जो भी सर्वाइवर उस अकाउंट में बचा है, यदि ज्वाइंट अकाउंट है तो उसकी आइडेंटिटी को इंश्योर करेंगे। जो उनके जो रिक्वायर्ड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है वो हम उनसे प्राप्त करेंगे और सर्टिफाई करेंगे कि रियली में यही पर्सन है। दूसरा रूल है कि जिस डेट पे हम पेमेंट्स कर रहे हैं और यदि बैंक्स को कोई कोर्ट ऑर्डर्स के बारे में एक नॉलेज नहीं है तो वो नॉमिनी या जो भी सर्वाइवर है उसको पेमेंट करने से बैंक को नहीं रोक सकते हैं। उस डेट तक बैंक्स को कोई कोर्ट ऑर्डर या कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड नहीं हुआ है तो वो बेहिचक नॉमिनी और या सर्वाइवर को पेमेंट्स एज पर लॉज करेंगे। तीसरा है जो भी पेमेंट्स, जो भी डेथ पर्सन्स के पेमेंट रिसीव कर रहे हैं उनको एक अंडरटेकिंग देना है कि वो जो भी पेमेंट्स प्राप्त कर रहे हैं वो ट्रस्टी ऑफ द लीगल हेयर ऑफ द डिजीज डिपॉजिटर, ये उनको रिटेन में देना है कि वो एज ए ट्रस्टी ऑफ लीगल हेयर उस पेमेंट को प्राप्त कर रहे हैं। फोर्थ रूल है यदि हम पेमेंट्स नॉमिनी या उसके सर्वाइवर अकाउंट होल्डर को कर रहे हैं तो हम बैंक उसको कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट देने के लिए बाध्य नहीं करेगी। लीगल डॉक्यूमेंट से यहाँ मतलब है कि जैसे सक्सेशन सर्टिफिकेट्स या विल सर्टिफिकेट्स, एनी डॉक्यूमेंट लाइक दैट, हमें बैंक कोई भी बैंक इससे देने के लिए उस नॉमिनी या सर्वाइवर को बाध्य नहीं करेगी। इसका सिंपल 3 डॉक्यूमेंट्स जो भी बेनिफिशियरी लीगल हेयर्स या सर्वाइवर उनसे लेना है। सबसे पहला एक जो यूनिफॉर्म फॉर्म है एनेक्जर IA, एक क्लेम फॉर्म है, जो भी पैसा रिसीव करेंगे उनके द्वारा साइन होना चाहिए। डेथ सर्टिफिकेट ऑफ अकाउंट होल्डर जो एक्सपायर कर गए उनकी डेथ सर्टिफिकेट, और तीसरी है जो नॉमिनी या सर्वाइवर है उनकी KYC डॉक्यूमेंट्स। इनके अलावा कुछ भी डॉक्यूमेंट देने के लिए अननेसेसरीज जो भी बेनिफिशियरी है बैंक उसे बाध्य नहीं कर सकती है।
अब सेकेंड केस आती है अकाउंट विदाउट नॉमिनी। हमने पहले बात करी अकाउंट जहां नॉमिनी या सर्वाइवरशिप क्लॉज है। अब यहाँ बात करते हैं अकाउंट विदाउट नॉमिनी या सर्वाइवरशिप क्लॉज। या तो अकाउंट उसमें नॉमिनी नहीं है या अकाउंट में ऐसा कोई मैंडेट नहीं दिया गया कि हमारे रहने के बाद वो पैसा निकाल सकते हैं। तो इसमें कुछ जो क्राइटेरिया है जो इस क्लॉज को फुलफ़िल करता है कि वहाँ नॉमिनी नहीं है। यदि केस में कोई भी नॉमिनेशन नहीं दिया गया है, ज्वाइंट केस में कोई भी मैंडेट नहीं दिया गया है, यदि कोई उन्होंने विल नहीं लिखा है, यदि उन्होंने कोई क्लेम नहीं छोड़ा है या कोई ऑर्डर कोर्ट ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ है, तो ये सारे विदाउट नॉमिनी या विदाउट ऑनर सर्वाइवरशिप क्लॉज अकाउंट मानी जाएगी। इसका सबसे पहला सेटलमेंट का तरीका है, बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीका अपनाना चाहिए यदि वो अमाउंट थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर है। थ्रेशोल्ड लिमिट ने आरबीआई ने जो डिफाइन कर रखी है, कोऑपरेटिव बैंक के लिए 5 लाख, पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए 15 लाख, ये हमें बात कर रहे हैं थ्रेशोल्ड लिमिट तक। यदि वो अमाउंट यदि डेथ केस में अकाउंट में नॉमिनी नहीं है और अमाउंट थ्रेशोल्ड लिमिट तक है, मतलब पर सरकारी बैंक्स है तो 15 लाख तक लिमिट है, कोऑपरेटिव बैंक्स है तो 5 लाख तक लिमिट बैलेंस है, तो इसमें कुछ सिंपल फॉर्म है जो आरबीआई द्वारा एनेक्जर आईबी करके फॉर्म जो भी बेनिफिशियरी उनके द्वारा साइन किया देना होगा। दूसरा कागजात है डेथ सर्टिफिकेट। तीसरी कागजात है केवाईसी, जो भी बेनिफिशियरी है उनकी केवाईसी। चौथी कागजात है बॉन्ड ऑफ इंडिमिटी, जो क्षतिपूर्ति बॉन्ड्स होती है, बॉन्ड ऑफ इंडिमिटी जो भी एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट एनेक्जर आईसी उस पर देना है। पांचवी कागजात है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि उसका कोई नॉमिनी नहीं है, कोई लीगल हेयर नहीं है, ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स उनको देना है। लीगल हेयर सर्टिफिकेट की कोई यदि उसकी बारिश है या नहीं है तो उस केस में कंपिटेंट अथॉरिटी, जो भी उस एरिया के कंपिटेंट अथॉरिटी इसको इशू करते हैं उनके द्वारा होना चाहिए। यदि वह भी अवेलेबल नहीं है तो एनेक्जर आई का एक डिक्लेरेशन होता है, वो उसमें उनको भर के देना होता है। नो बॉन्ड ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम ए थर्ड पार्टी शैल बी ऑब्टेन इन द केस ऑफ क्लेम अप टू द थ्रेशोल्ड लिमिट। ये आरबीआई द्वारा स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस दिया गया है सारी बैंकों के, नो बॉन्ड ऑफ सिक्योरिटी, को भी हमें थर्ड पार्टी गारंटी के लिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट तक यदि क्लेम है तो वो डिमांड नहीं करने हैं। अब दूसरा आता है क्लेम अमाउंट एबव द थ्रेशोल्ड लिमिट। यदि वह क्लेम, उस डेथ पर्सन का क्लेम यदि 5 लाख तक इन कोऑपरेटिव बैंक में अकाउंट है तो 5 लाख तक, पब्लिक सेक्टर बैंक में तो 15 लाख तक, यदि वो इस अमाउंट से ऊपर है तो इनकी क्लेम की प्रक्रिया अलग है। इसमें जो यदि थ्रेशोल्ड लिमिट्स के ऊपर है तो इसमें हमें सक्सेशन सर्टिफिकेट्स, जो डॉक्यूमेंट्स उससे रिलेटेड है हमें प्राप्त करना है। सक्सेशन सर्टिफिकेट हो, जो डिप्टी कलेक्टर होता है उनके यहाँ एक एप्लीकेशन दायर की जाती है और फिर वो ऑर्डर्स प्रोवाइड करते हैं। यदि वो अवेलेबल नहीं है तो लीगल हेयर सर्टिफिकेट्स कंपिटेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा उस यदि बैंक के लिए एक्सेप्टेबल है तो उन पर आगे बढ़ सकते हैं। यदि वो भी नहीं है तो एफिडेविट देंगे, बैंक जो भी नोटराइज या लोकल जज जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट से है। थर्ड पार्टी इंडिविजुअल्स which may include non claimant legal heirs who are acceptable to banks good for the claim। जो भी थर्ड पार्टी सिक्योरिटीज़ है जो हमें थ्रेशोल्ड लिमिट तक नहीं लेना था, इसमें थ्रेशोल्ड लिमिट तक बैंक्स के लिए जो एक्सेप्टेबल होगा वो प्रोवाइड करना है। अब हम आगे बात करेंगे सेटलमेंट ऑफ क्लेम नॉट फॉलिंग अंडर द सिंप्लीफाइड प्रोसीजर्स। जो सिंप्लीफाइड प्रोसीजर जो हमने बात करी थी, जो थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर है, यदि वो सिंप्लीफाइड प्रोसेस के अंदर नहीं आता है तो इसमें क्या क्या कंडीशन बनता है। सबसे पहला कंडीशन है क्लेम इन्वॉल्विंग विल विदाउट एनी डिस्प्यूट। यदि वो विल छोड़ गया है और विदाउट एनी डिस्प्यूट है तो इसमें हमें क्या करना होगा। इसमें सिंपल सी है, जो भी पर्सन डेथ हुआ है यदि वो कोई विल लिख गया है और वो लीगल हेयर्स का नाम उसमें नहीं है या उनका सर्वाइवर जो पर्सन बिहाइंड रह गए हैं वो नहीं है, तो वो बैंक्स अपना विल के आधार पर क्लेम सेटल कर सकते हैं। लेकिन उसमें बैंक्स को डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो भी जैसे सक्सेशन सर्टिफिकेट या रिक्वायर्ड बैंक्स को जो एक्सेप्टेबल होगा वो डिमांड कर सकते हैं। यदि उस विल में कोई भी फैमिली मेम्बर की नाम नहीं है या सर्वाइवर की नाम नहीं है तो बैंक के डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है, वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स का डिमांड कर सकता है।
अब अगला केस है केस इन्वॉल्विंग कंटेस्टिंग क्लेम्स या डिस्प्यूट, मतलब जिसमें एक से अधिक क्लेमेंट है। यदि किसी के नाम से विल है और कोई अदर क्लेमेंट भी खड़ा हो जाता है कि नहीं, पैसा मेरा भी है, मेरे को भी मिलना चाहिए, तो इस केस में जो भी प्रोबेट ऑफ विल है या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके आधार पे या सक्सेशन सर्टिफिकेट है या कोर्ट ऑर्डर है, तो उसके आधार पे हम क्लेम सेटल करेंगे। लेकिन यदि उस पीरियड में कोई कोर्ट ऑर्डर हमें रोकता है पेमेंट करने से, तो उस आधार पर डिसीजन नहीं लेंगे। फर्दर जो ऑर्डर आती है कोर्ट का, उस आधार पे जो सब्सिक्वेंट ऑर्डर आती है, फर्स्ट ऑर्डर के बाद सेकेंड ऑर्डर आती है, उस आधार पे हमें उनकी क्लेम को डिसाइड्स करना है। इन दोनों केस में, जिसमें विल विदाउट डिस्प्यूट, विल विथ डिस्प्यूट, ये जो हमने डिस्कस करी अभी, इसमें कोई भी थर्ड पार्टी सिक्योरिटी के लिए उनको इंसिस्ट नहीं किया जाएगा। अब अगला केस है ट्रीटमेंट ऑफ क्रेडिट इन द नेम ऑफ डिजीज डिपॉजिटेड पोस्ट सेटलमेंट। यदि वो आदमी का केस एक्सपायर कर गया, उनका पैसा जिनको मिलना था मिल गया, और उनके बाद यदि डिपॉजिट आता है, तो उस केस में क्या करना है। तो इस केस में जहाँ से भी पैसा रिमिट किया गया है, उसको इमीडिएट हम रिटर्न कर देंगे। ये रिमार्क लिखते हुए कि अकाउंट होल्डर की डेथ हो गई है, आप कृपया इनके नॉमिनी जो भी सर्वाइवर या लीगल हेयर है, इनसे संपर्क करें। अगला केस है प्रीमेच्योर टर्मिनेशन ऑफ टर्म डिपॉजिट अकाउंट इन केस ऑफ डिपॉजिटर डेथ। यदि डिपॉजिटर की डेथ हो गई है और उनको प्रीमेच्योर क्लोजर चाहते हैं, जो भी फिक्स डिपॉजिट है, तो क्या करना हो। तो इसमें हम प्रीमेच्योर डिपॉजिट है उनको क्लोजर अलाउ करेंगे, लेकिन उसमें कोई भी किसी भी तरह का पेनाल्टी नहीं चार्ज करेंगे। जैसे नॉर्मल केस में हम यदि टाइम से पहले डिपॉजिट बंद करते हैं, तो हम उसमें प्रीमेच्योर पेनाल्टी टाइप चार्ज करते हैं, लेकिन इस केस में, डेथ के केस में, कोई भी प्रीमेच्योर पेनाल्टी चार्ज नहीं करेंगे। यदि यही प्रीमेच्योर डिपॉजिट विदाउट सर्वाइवरशिप, मतलब फॉर्मर सर्वाइवर या अदर सर्वाइवर की कंसेप्ट नहीं है, और एक डिपॉजिटर की एक ज्वाइंट अकाउंट और एक डिपॉजिटर की डेथ हो गई है, तो जो डिपॉजिटर जिंदा है और जो जिनकी डेथ होगी, उनके जो भी लीगल हेयर है, उनको पेमेंट्स दिया जाएगा। यदि वही केस सर्वाइवरशिप क्लॉज है, मतलब आइदर सर्वाइवर है, फॉर्मर सर्वाइवर के तरफ से अकाउंट खुला है, तो उसमें जो भी जिंदा डिपॉजिटर है, उनको सारा पेमेंट जाएगा। इसमें हमें लीगल हेयर को कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगला केस है सेटलमेंट ऑफ क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ मिसिंग पर्सन। यदि कोई पर्सन लंबे समय से मिसिंग है किसी कारणवश, जैसे उत्तराखंड त्रासदी हुई थी, कुछ लोग उसमें इधर उधर हो गए थे, तो उनका कोई अता पता नहीं चला, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 धारा 110 और 111 के तहत हमें जो कोर्ट ऑर्डर प्राप्त होगी, उनके हिसाब से प्रोसीड करेंगे। लेकिन इसी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में एक पब्लिक को परेशानियों से बचा जा सके, और तो इसके लिए कुछ डिसाइड किया गया है। यदि वह अमाउंट 1 लाख इंटरेस्ट लेके एक लेस देन 1 लाख है, 1 लाख से कम है, तो उस केस में एक सिंपल FIR और मिसिंग पर्सन की जो रिपोर्ट्स है, उसकी पब्लिकेशन लोकल पुलिस द्वारा करा दी जाती है। तो उसके आधार पर भी बैंक्स इस केस को सेटल कर सकते हैं। बैलेंस यदि 1 लाख से ऊपर है, तो इस केस में भी यदि बैंक को एक्सेप्टेबल है, तो इस FIR और पब्लिकेशंस के आधार पे, मिसिंग रिपोर्ट के आधार पे हम सेटलमेंट कर सकते हैं। अब ये थे सारे बातें हमारे डिपॉजिट अकाउंट से रिलेटेड। हमने अभी तक बात करी, जो इसमें मुख्य बातें थी सारी, जो क्लेम की लिमिट थी सर्वाइवरशिप क्लॉज के आधार पे, विदाउट सर्वाइवरशिप क्लॉज, थ्रेशोल्ड लिमिट थी 5 लाख और 15 लाख। 5 लाख थी कोऑपरेटिव बैंक के लिए, 15 लाख थी PSU बैंक के लिए। इसके आधार पे सारे नियम्स को डिसाइड किए गए थे कि किस तरह हमें क्लेम उनको प्रोवाइड करना है। आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट डे बात करेंगे क्लेम इन सेफ लॉकर एंड डिपॉजिट एंड क्लेम ऑन सेफ कस्टडी डिपॉजिट्स। शुभ रात्रि। ऐसे मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए। शुभ रात्रि। धन्यवाद।